चलो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और लो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जो भी मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एक तरीके की समरी ऑफ अकाउंट्स होती है। ये समरी ऑफ अकाउंट्स होती है, जो अकाउंट्स बनाते हैं हम उनकी समरी होती है ये, ठीक है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने 11th में भी पढ़ रखा है, ठीक है ना। किसकी? बिजनेस की, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी होती है, ठीक है। जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक। तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी होती है। तो समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट, ये सब चीजें इसमें आती हैं। क्या क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट। सर ये इनकम स्टेटमेंट क्या है? तो इनकम स्टेटमेंट कुछ नहीं है भाई, पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता था ना, उसी को इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही इनकम स्टेटमेंट होता है, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है आपको पता ही है। मैं आपको आगे के लिए बता दूं, बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। पोजीशन स्टेटमेंट, इससे ना हमें औकात पता चलती है, पोजीशन पता चलती है, ठीक है। तो इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ठीक। इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? इसमें कैश का हिसाब किताब आता है, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो पता चलता है, ठीक है। और नोट्स टू अकाउंट तो भाई एक्स्ट्रा में हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आज से आपके पास बोलूँ बैलेंस शीट में कितनी चीजें आती हैं, तो आप बोलोगे 3 चीजें आती है सर। 3 चीजें, पहली बैलेंस शीट, दूसरी इनकम स्टेटमेंट यानी कि पी एंड एल अकाउंट, और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और चौथा नोट्स टू अकाउंट हमारा एक्स्ट्रा होगा। अब आते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बेसिक सी थ्योरी है, फालतूगिरी है ये, ठीक है ना। इससे क्या होता है? हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है, इससे हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पता चलता है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो आपको ये रट्टे नहीं लगाने, ये जस्ट रीड करके जाना है ना, ये आपको बस रीड करके जाना है, ये सब चीजें आपको रीड करके जानी है बस। तो मैं आपको ये सब पीडीएफ शेयर कर दूंगा एज इट इज, तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन पता चलती है कि भैया सारी जानकारी सही है कि नहीं, किसकी? पार्टीज की, ठीक है जी। ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाता है बिजनेस का, भाई फाइनेंशियल पोजीशन उसी से तो पता चलेगा। चलो चलो, इससे हमें पता चल जाता है कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस क्या है, ठीक है। इससे हमें डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलती है, हमें डेटा भी मिल जाता है, फोरकास्टिंग का मतलब कि हम फ्यूचर का पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। और हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज ढंग से है कि नहीं है, ओवरऑल एफिशिएंसी, तो इसमें से आप 2-3 पॉइंट लर्न कर लेना, ठीक है। बाकी आप ये रीड करके जाना कि भैया ऐसे कोई फालतूगिरी के क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बोलो इतनी बात ओके है? इतनी बात सबको ओके है जी सर, यहां तक हमें ओके है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब, अब आपको एक फॉर्मेट है जो कि आपको फॉलो करना होता है बैलेंस शीट का, ठीक है। ये हम बाद में डिटेल में आपको लर्न भी कराएंगे। अब आपको याद रखना है कि ये जो होते हैं ना, ये मेन हेड होता है, ये होता है मेन हेड, इसे बोलते हैं मेन हेड, इसे बोलते हैं मेन हेड। क्या बोलते हैं? मेन हेड। और बाकी चीजें जो होती है ना, बाकी की चीजें, ये सब चीजें जैसे जैसे मेन हेड ये है, तो ये इसका सब हेड, ये इसका सब हेड, ठीक है, ये इसका सब हेड। ऐसे ही सेकंड नंबर पे ये मेन हेड है, ये मेन हेड है, ये मेन हेड है, ये मेन हेड है, बाकी सब हेड है, ठीक है। तो अभी जस्ट आप इसको पढ़ लो, मैं लर्न करने की कोई ट्रिक बताऊंगा इसकी। फिलहाल आपको बस इतना पढ़ना है कि बैलेंस शीट, जो कंपनी में बैलेंस शीट फॉलो की जाती है, वो मुंह उठा के ऐसे नहीं होती कि लायबिलिटी, याद है आपको? आप ऐसे बैलेंस शीट बनाते थे, लायबिलिटी ये, एसेट्स ये, अभी भी बनाते हो आप, है ना। तो ये वैसी वाली बैलेंस शीट नहीं है, ये ऐसे बैलेंस शीट है कि भैया शेयर होल्डर फंड है, तो आपको इसको कंपनी कंपनी लोग ऐसे ही बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, शेयर वारंट्स की मनी आएगी, ठीक है। ऐसी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी में आप समझो, नॉन करंट लायबिलिटी जो लंबे समय के बाद देनी है, जो 12 महीने के बाद देनी है,
है ना, जो 12 महीने के बाद देनी है, 12 महीने के बाद देनी है, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गए, तो ये सब चीजें इसमें आएंगी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स और बिल पेबल, क्रेडिटर और बिल पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसमें आ जाएंगे, ये सब चीजें डिटेल में जाएंगी। अभी जैसा हम एक ऐसे इनसे हाई हेलो कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स में कौन सी होती हैं, जो एसेट्स हमने रीसेल के लिए नहीं रखी, ठीक है ना, जो हमने बिजनेस में यूज के लिए रखी हुई है ना, तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। करंट एसेट्स में ये सारी करंट एसेट में आपको अभी रेशियो पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको लिस्ट भी लिखवाई है, तो जस्ट एक बार इसको देख लो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपको जस्ट एक हाई हेलो होनी चाहिए। एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। क्या, एक तो इसमें हमारे हेड क्या क्या हो गए, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इसमें आ गई नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, इतना आपको बस हाई हेलो करनी है, अभी ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना, इसका पूरा चैप्टर है जो हमें करना है, ठीक है, तो ये उस चैप्टर में कवर होगा। अब इसमें अपना पहले ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको आपको आज लर्न करना है, आज हम इसको लर्न करेंगे कुछ भी करके, दिस इज वी शुड लर्न, इसको हमें लर्न करना है कुछ भी करके, ठीक है, ये लर्न आज हमें करना ही करना है, क्योंकि इस पे ये छोटा भी है और ये अभी आज हमारे काम भी आएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सर अब इसे कैसे याद करें, देखो बच्चों, सबसे पहले रिवेन्यू लिखा जाए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, सेल्स, सेल्स होती है, सेल्स के अंदर प्लस कर देंगे अदर इनकम, इससे आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। तो मैं आपको ये याद करा देता हूँ, ये मैं आपको अभी कभी याद करने का तरीका बता देता हूँ। जिंदगी में आप बिजनेस कर रहे हो, बताओ बिजनेस कर रहे हो, दिव्यम, दिव्यम भाई है तो यहाँ पे, हेलो दिव्यम, हाँ जी सर। दिव्यम भाई, बिजनेस क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बता, जिसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता, सेल, सेल के बिना तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता, अगर सेल नहीं होगी तो फिर तो हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता, ठीक है ना भाई। तो दिव्यम ने जैसा कि बताया कि बिजनेस में जब तक सेल्स नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता, तो आपको याद रखना है कि बिजनेस में सबसे पहले आपको सेल्स को ही याद करना है। अगर आप P&L बना रहे हो तो सबसे पहले सेल होगी और कुछ नहीं होगा। सेल में बच्चों ऊपर की इनकम, फालतू कमाई, अदर इनकम, उसे ऐड कर दो और इससे हमारे टोटल रेवेन्यू आ गया। सर इतना पोर्शन हमें बढ़िया याद हो गया सर, हम सबसे पहले सेल के बारे में सोचेंगे, ठीक है, सेल के बारे में सोचेंगे, ठीक है, सेल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब हम एक्सपेंस सोचते हैं, एक्सपेंस सोचते हैं, ठीक है, अब हम एक्सपेंस सोचते हैं। देखो सब, अब एक्सपेंस याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखो मटेरियल के बारे में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, भाई बिजनेस में सबसे जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, मटेरियल में सबसे एक्सपेंसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मटेरियल है, मटेरियल आएगा तभी तो सेल करोगे, ठीक है जी। मटेरियल को और क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, स्टॉक को और क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। तो तीन चीजें याद होगी सर, मटेरियल, स्टॉक, इन्वेंट्री, ठीक है। बस स्टॉक को परचेज करते हैं, इन्वेंट्री चेंज हो जाती है, इन्वेंट्री को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो याद हो जाएगा, इन्वेंट्री चेंज इन इन्वेंट्री याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे हम माल लेके आ गए तो हमने एम्प्लॉय रख लिए कि भैया काम कौन करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे, एम्प्लॉय काम करेंगे, ठीक है ना, एम्प्लॉय काम करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय को हमने बोला कि भाई कोई और एम्प्लॉय भी है, तो उसने कहा हाँ मेरी फियांसे ही है, मेरी फियांसी बहुत अच्छा काम करती है, मेरी फियांसे बहुत अच्छा काम करती है, तो फाइनेंस कॉस्ट याद हो गया इससे, ठीक है। अब फियांसे को मंगाया, बुलाया, तो भैया वो लास्ट पॉइंट आ गया, डेप, ये बन ही नहीं रहा, डेप्रिसिएशन एंड, हाँ फियांसे बनाया लेकिन उसकी अम्मा ताई ने मना कर दिया, अम्मा ताई ने मना कर दिया, अमोर्टाइजेशन, उसकी अम्मा और ताई ने मना कर दिया कि फियांसे काम नहीं करेगी, तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हो गया, इससे हमारे टोटल एक्सपेंस आ गए। अब एक बार इसको रिकॉल करते हैं, ठीक है, मैंने भी आपके साथ पहले अभी लाइव भी बनाया है, ये मुझे नहीं, देखो सबसे पहले हमारी जिंदगी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेल्स, 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 सेल्स को हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, याद रखना, सेल्स को अपन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है सर, हमें याद हो गया, सेल्स को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। फिर इसमें बच्चों ऊपर की कमाई, ऊपर की कमाई यानी कि अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम आ जाएगा सर, ठीक है जी। इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, इससे हमारा आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। अब हम एक्सपेंसेस लिखना शुरू करेंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आएगा मटेरियल, ठीक है, मटेरियल को कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। मटेरियल के बाद मटेरियल को और क्या बोला जाता है, मटेरियल को और बोला जाता है स्टॉक, तो हम यहाँ लिख देंगे परचेज ऑफ स्टॉक, है ना। और यहाँ पे और दूसरा एक्सपेंस आ जाएगा इन्वेंट्री, स्टॉक को और बोलते हैं इन्वेंट्री,
ठीक है भाई। इन्वेंट्री के बाद हमारी जिंदगी में आ जाएंगे एम्प्लॉई, तो हम यहाँ लिख देंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय को हमने बोला कोई और एम्प्लॉय है क्या तेरे पास? उसने कहा हाँ मेरी फियांसे है, तो फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, फिर उसने उसकी अम्मा ताई ने मना कर दिया, यानी अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है, चलो जी। अब इसमें अब आपको करना क्या है, अब आपने 1 मिनट के लिए से करके दिखाऊं। मान लो आपका टोटल रेवेन्यू आ गया 100, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, और आपके टोटल एक्सपेंस आ गए बेटा 80, तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना हो जाएगा 20, दिस में से दिस माइनस, इसको आपने माइनस कर देना है ना। फिर इनकम टैक्स मान लो आपको बोल रहा है कि 50% इनकम टैक्स लगाओ, तो बेटा इसका 50% कितना हुआ 10 रुपए, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर दिया इनकम टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भैया मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक यहाँ बैठे सब बच्चे ये नहीं सुना देंगे, तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को भी पॉज कर रहा हूँ यार। चलो चलो भाई, असिस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली। सबसे पहले असिस सुना रही है भाई, असिस सुना भाई। क्या सुनाऊं सर? P&L का फॉर्मेट, पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। सेकंड होता है अदर इनकम, थर्ड होता है टोटल, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा टोटल, इसका नाम रख दिया टोटल रेवेन्यू। ठीक है, आगे बता। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में नीचे ले जाती है। सबसे पहले आता है मटेरियल, याद कर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल को और क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं, यानी परचेज ऑफ स्टॉक। फिर स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो चेंज इन इन्वेंट्री। फिर उससे हमने इन्वेंट्री के बाद हमें एम्प्लॉई याद आया, एम्प्लॉई को हमने बोला कि एक और चीज है, तो फियांसे को ले आया, उसका नाम दीपा था, दीपा से याद आया डेप्रिसिएशन, ठीक है, एंड अमोर्टाइजेशन। चलो, तो अब कौन सुना रहा है भाई? इसने तो नहीं सुनाया, बढ़िया। मौली, मौली इज देयर, कम ऑन मौली, मौली, हेलो मौली, सुना जल्दी, कैमरा ऑन कर अपना। ये बोल रही है, इसकी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, ये फालतूगिरी भी रिकॉर्ड होगी भाई। हेलो, हाँ अमन, चामन तू सुना, कैमरा ऑन कर, अमन कैमरा ऑन कर पहले। आपने डिसेबल करा है मेरा कैमरा। अरे यार वो पुरानी वाली सेटिंग हो रखी है क्या? कैसे होगा ये ठीक? कैसे ठीक करूँ इसको? मेरे को नहीं पता। 1 मिनट, छोड़ो यार, अब क्या करूँ, अभी पुरानी सेटिंग ही हो गई है। कोई नहीं, चल अमन तो ऐसे ही सुना, आप कोई बात नहीं। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आएगा अदर इनकम, फिर आएगा टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस में आएगा कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, फिर आएगा स्टॉक, फिर आएगा चेंज इन इन्वेंट्री, उसके बाद आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद आएगा फाइनेंस कॉस्ट, फिर आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, फिर टोटल एक्सपेंस आ गए। टोटल एक्सपेंस के बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस कर देंगे टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। रिदम वर्मा, रिदम वर्मा सुनाएगी अब। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, उससे फिर टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस मटेरियल को क्या कहते हैं? मटेरियल को कहते हैं स्टॉक, है ना, परचेज ऑफ स्टॉक। फिर प्लस इन्वेंट्री प्लस एम्प्लॉय वाला फंड, हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, फिर उससे टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। फिर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, उसमें से इनकम टैक्स माइनस। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अगर बच्चों थोड़ी बहुत किसी को हेल्प भी लेनी पड़ी है तो कोई बात नहीं, हम रिवीजन कर रहे हैं, हमें याद होगा तो हमें फायदा होगा इस चीज का। भाविक, यस सर। सुना भाई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके अंदर फिर अदर इनकम, उससे फिर टोटल रेवेन्यू आ गया, फिर उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसके बाद में फिर स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक, फिर चेंज इन इन्वेंट्री, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर उसका टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा, फिर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ठीक है। ये तन्मीत भाग गई क्या? भाग गई ना तन्मीत? ये वंशिका ही भाग, यही करती है ये। अब आएगी, सर मेरे एग्जाम है, एक्स्ट्रा क्लास ले लो सर। वंशिका, सर ऐसे नहीं बोलते तो भैया वंशिका क्यों नहीं बोलूंगा मैं, तो उसको बोलूंगा। वंशिका तू सुना चल।
revenue from operations, other income, total revenue, expenses में material, cost of material, stock, change in inventories, employees benefit expense, financial cost, depreciation and amortization expenses, profit before tax and profit after tax. ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये P&L का फॉर्मेट आपको काफी हद तक याद हो गया होगा। चलो जी ठीक है, अब आते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो ये भी रीडिंग करके जाना है इसकी। हाँ जी, लिमिटेशंस को रीड करके जाना। इसमें क्या है, एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, भाई इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं यानी पुराने रिकॉर्ड होते हैं, तो इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एस्टिमेट लगाने पड़ते हैं इसमें, अंदाजा, अंदाजे का हमेशा गड़बड़ हो सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब झूठी शान, झूठी शान, झूठी शान दिखाना। लवलीन कौर एक लड़की हमारे बीच है, ये कहती है कि इसकी जे ब्लॉक में विकासपुरी में कोठी है कुछ नहीं, तो झूठी शान ये दिखाती है। अगर है तो है। लवलीन आर यू देयर? चलो चली गई। चलो, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर, यानी ये क्वालिटी को इग्नोर करता है। और प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब, अगर आपने कोई चीज 100 की खरीदी है और चाहे वो 1000 की भी हो जाए, आपकी बुक्स में वो कितने की दिखाता रहता है? 100 की ही दिखाता रहता है, चाहे मार्केट वैल्यू 1000 हो। तो ये लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग की। ठीक है, ये हमारी लिमिटेशन है। तो अकाउंटिंग की लिमिटेशन और ये सेम ही तो है। हाँ सेम ही है, 11th में भी था ये। ठीक है, चलो अब आ जाओ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई ये सेम सेम ही है यार, सेम सेम ही है काफी कुछ। ठीक है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो देखो दो तरीके के यूजर हैं, ये भी 11th में था, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में मैनेजमेंट आ गया, ओनर आ गया। इसमें ओनर इसलिए नहीं आता, समझ गए, क्योंकि इसमें तो ओनर शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर एक्सटर्नल यूजर्स हैं। एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, ये सब आपके एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, अब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये दूसरे चैप्टर हो रहा है। मैं जैसे करा रहा हूँ बस इन्हीं नोट्स को फॉलो करते जाना, इससे बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद आप पेपर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने चैप्टर आज मैं करा दूंगा उनके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पता है, मैंने अपनी क्लास डिले ही इसलिए करी थी आज, इसलिए डिले करी। पहले मैंने 2:30 बजे की रखी, 4 बजे इसलिए करी, मेरे नोट्स बढ़िया नहीं बन पाए थे। तो मैंने कहा क्लास भले ही लेट शिफ्ट हो जाए लेकिन नोट्स अच्छे होने चाहिए, जिसमें से बच्चे ट्रस्ट करें तो उसको सारा पेपर उसमें से मिले। तो इसलिए मैंने क्लास को डिले ही कर दिया कि भाई लेनी है तो फिर ढंग से ही लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट एक देखो, एनालाइज करना, आपने पहले ये समझना कि एनालाइज करना क्या होता है। एनालिसिस का मतलब समझो आप। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब समझ लो, चीजों को देखना, समझना, कोई रिजल्ट पे पहुंचना। तो एनालिसिस का मीनिंग अगर आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एनालिसिस का मतलब होता है सोचना, समझना और किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, कंक्लूजन पे पहुंचना। ठीक है, सोचना, समझना, कंक्लूजन पर पहुंचना। तो ये क्या होता है अब आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, टू अंडरस्टैंड एंड टेक डिसीजन। मैंने आपको लास्ट में बताया ही कि हमें कंक्लूजन करना ही पड़ेगा इसमें, तो इसमें आ गया डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसमें आपको रट्टा वट्टा कुछ नहीं लगाना, जैसे रीड ओनली, जैसे रीड ओनली, आपको कोई रटने की नीड नहीं। अब आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे करोगे? ठीक है, आप कैसे करोगे तो सुनो। एक तो होता है कि आप कंपैरेटिव करोगे, आज हम ये चैप्टर करेंगे आपके साथ, कंपैरेटिव एंड कॉमन रेशियो हम अपनी क्लास में कर ही रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बाद में करेंगे। तो 3 टूल्स हैं, तो याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, कि किस किस चीजों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। तो एनालिसिस हो सकता है तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट से, रेशियो से और कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें देखो आप क्या करोगे, पहले आप अर्निंग कैपेसिटी को चेक करोगे कि आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो फाइनेंशियल एनालिसिस, आप क्यों चेक कर रहे हो एनालिसिस। आपको बजट बनाने हैं, आप सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब कि कहीं आप फ्यूचर में बर्बाद तो नहीं होने वाले, कहीं आप फ्यूचर में बर्बाद तो नहीं वाले। यूजफुल एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता चलेगा, कंपैरिजन कर पाओगे, मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सब चीजें आपको ओआर, आपको रीड जरूर करनी है, ओआर आएंगे। ठीक है,
दिस इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे ये जो मैं ये पैराग्राफ शुरू करने जा रहा हूँ, ये लास्ट के 4 लाइन, ये इनमें से क्वेश्चन आने का चांस होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें, ये शुरू की 2 तो बहुत आसान है। एक्सटर्नल आसान तो वो भी है, कहने का मतलब कि ये इसमें से इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है, ये कौन कंडक्ट करता है, ठीक है, जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं होता, जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं होता, जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं होता। किसका एक्सेस नहीं होता? डिटेल्ड रिकॉर्ड्स का। तो एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो लोग पब्लिश्ड अकाउंट पे डिपेंड होते हैं। पब्लिश्ड अकाउंट मतलब कि जब अकाउंट पब्लिश होते हैं, जैसे इंटरनेट पे, वेबसाइट पे आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो तो आपको बैलेंस शीटें मिल जाती है ना, तो आप एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे होते हो कि जब आप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते, आपको पब्लिश्ड अकाउंट के ऊपर डिपेंड हो। जैसे कि आपको कहीं से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाता है, बैलेंस शीट मिल जाती है, डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह मिल जाती है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस वो लोग करते हैं जिनकी औकात नहीं है कि वो डिटेल्ड रिकॉर्ड में जा सके, जिनके पास डिटेल्ड रिकॉर्ड नहीं है, जिनके पास डिटेल्ड रिकॉर्ड्स नहीं, जिनके पास डिटेल्ड रिकॉर्ड्स नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? पब्लिश्ड अकाउंट्स के ऊपर। वो लोग पब्लिक अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन आ जाता है? अब ये सुनो, इसमें कौन कौन आ जाता है? इसमें आ जाते हैं इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ये बाहर वाले बंदे आ जाते हैं सारे। अब इंटरनल एनालिसिस क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है। इंटरनल एनालिसिस ये मैनेजमेंट करता है, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले, हमारा बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये पता चले, ठीक है। और इनके पास सारी की सारी जानकारी होती है, सारी की सारी जानकारी होती है, इसलिए ये ज्यादा डिटेल्ड होता है और ये एक्यूरेट भी होता है। इसलिए ये डिटेल्ड भी होता है और एक्यूरेट भी होता है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस वो होता है जब हम पब्लिश्ड अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, हमें डिटेल्ड रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं होते, और ये सब ये टुच्चे लोग करते हैं, लैंडर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर। इंटरनल एनालिसिस मैनेजमेंट करता है ताकि हमारी कंपनी अच्छी हो और ये एक्यूरेट भी हो पाता है। तो देखो कितना इजी है, आप इसको बस इतना पढ़ के चले जाना, काम हो जाएगा। हाँ, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, 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 ठीक है। ये आपको पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी तो आप कर ही लोगे। हॉरिजॉन्टल और डिटेल एनालिसिस, दिस एनालिसिस टू मेड रिव्यू, एनालाइज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नंबर ऑफ ईयर्स के, नंबर ऑफ ईयर्स को आप अगर एनालाइज करते हो तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, वो, ठीक है ना। इसे टाइम सीरीज एनालिसिस, तो कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है कि टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। रट्टा नहीं लगाना भाई, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आप कंपैरिजन कर रहे होते हो फाइनेंशियल डेटा का सेवरल ईयर्स का, बहुत सारे ईयर्स का। एक ईयर को बेस बना लेते हो और आप उसे कंपेयर करते रहते हो। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, ये ट्रेंड एनालिसिस के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के भी काम आता है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के भी काम आता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये क्या होता है, आपको इसमें मेन बातें लिखवा देता हूँ। एक तो इसमें क्या होता है, आप एक पहले एक बेस ईयर चुनते हो, बेस ईयर को पहले आप चूज करते हो, आप बेस ईयर को चूज करते हो, ठीक है जी। फिर आप उसे सेवरल ईयर्स से कंपेयर करते हो, आप उसे सेवरल ईयर से कंपेयर करते हो, ठीक है ना, सेवरल ईयर से कंपेयर करते हो। बोलो समझा है? आप इस सेवरल ईयर से कंपेयर करते हो, क्योंकि आप देखो बेस ईयर को सेवरल ईयर से कंपेयर कर रहे हो, इसलिए इसे टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है, इसे टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है ना। और इसके एग्जांपल क्या है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो कितना आसान है भाई साहब, हम थ्योरी पढ़ाते नहीं है, थ्योरी अगर हम पढ़ा देना तो उसके भी ऐसे नोट्स बना देना। क्यों? अब आप ये देखो, आप लोग थ्योरी में ही गलती करते हो, आप ऐसे छोटे छोटे नोट्स नहीं बनाते। ये देखो ये कितनी अच्छी बात बन गई है कि बेस ईयर को चूज किया, मैं कलर चेंज कर लूं, बेस ईयर को चूज किया, सेवरल ईयर से कंपेयर किया, टाइम सीरीज एनालिसिस बोल दिया, कंपैरेटिव फाइनेंशियल। अब आप ये ऊपर का पैराग्राफ ना भी पढ़ो तो आपका काम हो गया, आप ऊपर का पैराग्राफ नहीं भी पढ़ोगे तो आपका काम हो गया। देखो बेस ईयर को चूज किया, सेवरल ईयर से कंपेयर किया, टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं, कंपैरेटिव भी बोलते हैं, खत्म, टुच्ची बात। ये हमने पढ़ा गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल। तो नीचे की बात भी आप पढ़ के चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? तो सुनो, इसमें क्या होता है, 1 ईयर ओनली, आप सिर्फ लिखो, इसमें मेरे साथ लिखो। इसमें आप क्या करते हो, जो एनालाइज करते हो, जो एनालाइज कर रहे हो वो सिर्फ 1 साल को कर रहे हो, 1 ईयर ओनली, सिर्फ 1 साल को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है।
ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, वी आर कंपेयरिंग विद अदर कंपनीज, हम अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं। और इसमें एग्जांपल आ गया जैसे कि रेशो एनालिसिस। जैसे कि मैं अमन के मार्क्स को 12th के मार्क्स को 11th के मार्क्स से, 10th के मार्क्स से, 9th के मार्क्स से कंपेयर कर रहा हूं, तो वो मैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि मैं अमन के सेवरल ईयर्स के मार्क्स को कंपेयर कर रहा हूं। लेकिन मैं अमन के मार्क्स को और उसके दोस्तों के मार्क्स से कंपेयर कर रहा हूं, तो वो वर्टिकल एनालिसिस है, क्योंकि मैं 1 ईयर ओनली में कंपेयर कर रहा हूं रेशियो एनालिसिस। तो सबको ये बात क्लियर होगी। मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए माइक हटा के, वरना मैं क्लास यही बंद कर दूंगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, मेरा आपसे क्वेश्चन, अगर मैं मल्टीपल ईयर अपने इस साल को 25 से 24 से 23 से 22 से कंपेयर कर रहा हूं, तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है या वो वर्टिकल एनालिसिस है? दो ही बच्चों की आवाज आ रही है बस, तो मैं नहीं पढ़ा रहा भाई, मैं पढ़ूंगा ही नहीं आगे तब तक। अगर मैं अपने 2026 के मार्क्स से 25, 24, 23, 22 से कंपेयर कर रहा हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, बताओ। हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कब है? जब मैं अपने आप को दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर रहा हूं, अपने प्रॉफिट को दूसरे इंस्टीट्यूट के प्रॉफिट से कर रहा हूं, जिनकी कोई औकात नहीं है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है। ये अब तो ये हो ही गया, सेम ही है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है और इंटर फर्म क्या होता है? इंट्रा फर्म का मतलब खुद से कंपैरिजन, ठीक है। इसे टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सेम ही है, टाइम सीरीज एनालिसिस या फिर ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, वो सेम है। अगर आपने पिछला पढ़ लिया तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रा फर्म क्या होता है और इंटर फर्म में क्या होता है? हम कॉम्पिटिटिव पोजीशंस में जो दूसरी फर्म्स हैं उनको, यानी कॉम्पिटिटर्स से कंपैरिजन, ठीक है। इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहा जाता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ठीक है। खत्म। तो इसको पढ़ लेना भाई, मैंने शॉर्ट नोट्स भी साथ के साथ बना दिए। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमने पीछे पढ़ी थी कि हिस्टोरिकल एनालिसिस, जो अभी पीछे पढ़ा था वही सेम है। प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, क्वालिटी को इग्नोर करता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिमिटेशन है वही इसकी लिमिटेशन है। बायस का मतलब भेदभाव का संबंध, भेदभाव रहता है इसमें, भेदभाव रहता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब वही फेक एप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस ऑफ हमारा होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने अपना एक पार्ट कहते हैं, इस वाले पार्ट में हमने कुछ नहीं छोड़ा। ये इसमें एक बस ये बैलेंस शीट के हेड, ओ भाई ये छूट गया, ये करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये करेंगे, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हम करेंगे। आपको बताना है कि कोई लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है। आपको ये बताना है कि जो नीचे गिवन लायबिलिटी है वो लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है। आपको ना मैं एक रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। 2 रूल्स को आपको फॉलो करना है। अगर तो 12 महीने से कम है, अगर लेस देन 12 मंथ है, तो बात ही खत्म, फिर तो वो करंट लायबिलिटी ही हो जाएगी, करंट लायबिलिटी। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, तब भी वो करंट लायबिलिटी ही रहेगी। ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, मैं चेक कराता हूं। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ये आपको बोला है कि एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट ये है, आपको बताना है करंट लायबिलिटी है नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। इसको कंपेयर करना है, तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है, डिसीजन। चलो देखो, ऑपरेटिंग साइकिल 11 है, हमारे पैसे 8 महीने के अंदर आ जाएंगे। तो ऑपरेटिंग साइकिल एक मिनट के बोलो, 12 महीने से कम है तो बात ही खत्म हो गई। अगर 12 महीने से कम है तो बात ही खत्म हो गई, तो ये तो हमारी करंट लायबिलिटी है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है क्योंकि 12 महीने से कम है, ठीक है। अब ये जो है 12, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है जी, 12 महीने तो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया 15, कि 15 महीने में पैसे आएंगे, 15 महीने में पैसे आएंगे। 12 से ज्यादा हो गया, वो साला 10 से भी ज्यादा हो गया, यानी ये नॉन करंट लायबिलिटी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं।
यहां पे दिक्कत आएगी बच्चों को। अब आ गया 15 महीने। 15 महीने तो 12 वाला रूल तो पिट गया, 2 रूल। 12 से कम तो नहीं है तो करंट लायबिलिटी नहीं मान सकते, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल से तो कम है तो मैं इसे करंट लायबिलिटी मान लूंगा। कहने का मतलब या तो 12 से हार जा, या तो तू ये वाली जो साइड है ना, या तो ये 12 से हार जाए, 12 से नहीं हार रही तो इससे हार जाए, इससे हार जाए, इससे हार गई। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 24 है, 12 से हार गई, क्या 18 से हारी? नहीं, तो यानी ये नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, अब ये 13 तो 12 से भी नहीं हारी, 15 से भी नहीं हारी, तो ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है। किसी को डाउट है तो बोल दो भाई, देख लो, सोच लो। हेलो, इतनी ब्रिलियंट क्लास कैसे होगी? इसमें तो बच्चों को दिक्कत आती है। अब मैं फिर सबसे एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर। चलो सर वापस बता दो। फिर से समझा रहा हूँ भाई, जिसको पूछना है पूछ लो। करंट लायबिलिटी बोला ना वो 15 वाला। देखो भाई मेरी बात सुनो, ठीक है, तुम्हें एक तरीका बताता हूँ इसको करने का, मेरी बात को सुनना। इन सबका बड़ा भाई है 12 महीने, और इनका एक और बड़ा भाई है ये। ठीक है, अब इसकी लड़ाई हो गई, 8 साल का बच्चा आया, 8 साल का, 12 महीने से हार गया या जीत गया? पहले ये बताओ, हार गया या जीत गया? भाविक तूने पूछा है ना। हेलो, हार गया, हार गया तो बेटा करंट लायबिलिटी है। अब ये बता बेटा, ये वाला बच्चा आया, ये 12 वाला भी 12 से हार जाएगा, ऑलमोस्ट 12 वाला 12 से हार जाता है ऐसा मानेंगे, ठीक है, करंट लायबिलिटी। अब आया 15, 15 वाला 12 से हारेगा क्या? ठीक है, ये अपने बड़े भाई को बुला लाया जो बड़ा भाई नहीं, मतलब एक और भाई को बुला लाया जो 10 साल का है। अब ये किसी से भी हारा क्या? तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है। अब समझ गया? अब ये बता, ये 15 का है, पहले ये 12 से लड़ेगा, हारा जीता? जीत गया। अरे यार नहीं समझा, 12 से ज्यादा हो रहा है ना। देख यार, मेरा तरीका ना थोड़ा गलत है समझाने का, मैंने गलत तरीका अप्लाई करा है इस बारी समझाने का। सुनिए, देखो ये समझना है कि ये जो 8 है, ठीक है, अगर ये 12 महीने के अंदर अंदर है तो बात ही खत्म, तो ये करंट लायबिलिटी, इतनी बात ओके है। ये भी बेटा 12 के अंदर अंदर ही है तो करंट लायबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बता, ये 15 जो है, क्या ये 12 के अंदर अंदर है? नहीं। तो मैं यहाँ नॉन करंट लायबिलिटी लिख दूंगा, लेकिन पहले मैं इससे भी कंपेयर करूंगा, क्या इसके अंदर है? 10 के अंदर अंदर है क्या? नहीं। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है, समझ गया? 2 बार कंपैरिजन करना है, एक बार 12 से और एक बार इसे। अब ये बता, जैसे ये 15, क्या ये 12 के अंदर अंदर है? नहीं। ठीक है, दूसरा मौका, क्या ये 18 के अंदर अंदर है? हाँ जी। तो बेटा ये करंट लायबिलिटी होगी। अब समझ में आई तेरे को बात? अच्छा ठीक है। ठीक है, अब ये बता बेटा, क्या ये 12 के अंदर अंदर है? नहीं। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, ये तो नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। ठीक है, क्योंकि ये 18 के अंदर अंदर भी नहीं है, समझ गया ना? ना ये 12 के अंदर, ना ये 18 के अंदर। ऐसे ये 13 बता, क्या ये 12 के अंदर अंदर है? नहीं। क्या ये 15 के अंदर अंदर है? हाँ। तो ये करंट लायबिलिटी। अब हो गया होगा तेरे को क्लियर? ठीक है। अब बेटा सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट है तो बोलो भाई। नहीं है डाउट? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फिर। सब लोग मुझे, जितने भी बच्चे हैं, मुझे करके व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, मुझे करके व्हाट्सएप करेंगे। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आपको ये ऐसे ही रहने देते हैं इसको, तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे साइड में, ये यहाँ बना रहा हूँ, आप लोग मुझे करके भेजोगे, ठीक है? ट्रेड पेबल की बात चल रही है, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। ऑपरेटिंग साइकिल है हमारी 10 महीने, 13 महीने, 8 महीने, 15 महीने, 24 महीने, और हमारा पेमेंट पीरियड है 11 महीने, 17 महीने, 7 महीने, 24 महीने, 22 महीने। चलो भाई, आप लोग ये पूरा नोट करो और मुझे बताओ कि ये करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है। चलो, तो वो पहले वाले में 11 महीने लिखा है, 12 महीने ये बेटा लिखा है। 11 लिखा है, 11। चलो, मुझे फोटो आनी चाहिए भाई पूरी, इतने पोर्शन को नोट भी करो आप, और ताकि मुझे चेक करने में आसानी हो, और फिर मैं चेक करूंगा कि भाई किसका सही है किसका गलत है। मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आया बस।
आई एम बैक। फिर भेज दिया। भेज दिया। पहले मैं करता हूँ, फिर मेरे को बताना किस किस का सही है, फिर मैं चेक भी करूंगा। जो क्लेम करेगा कि मेरा पूरा सही है, ओ मान्या ने वैसे भेज दिया भाई, मान्या 2। मोक्ष सक्सेना कह रहे हैं कि भाई कौन सी बुक का चैप्टर है। मोक्ष, आर यू देयर? मोक्ष इज नॉट देयर आई थिंक। ठीक है, मैं कर रहा हूं भाई। देखो 11 तो 12 महीने के अंदर ही है, तो ये करंट लायबिलिटी बात खत्म। 17 जो है बड़ा बदतमीज आदमी है, ना ये 12 के अंदर है ना ये 13 के अंदर है, नॉन करंट लायबिलिटी। 7 जो है 12 के अंदर ही है, बात खत्म, करंट लायबिलिटी। 24 जो है ना 12 के अंदर है ना 15 के अंदर, बदतमीजी कर रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी। 22 भले ही 12 के अंदर ना हो, 24 के अंदर है, करंट लायबिलिटी। तो पूरा सही है। पूरा सही सर है। मेरा पूरा सही है। अमन, नाम बताओ भाई, नाम। तो अमन आहूजा। अमन आहूजा। दूसरा नाम? वंशिका। देखो वंशिका। मैंने अच्छे से भी मौली का भी सही है, मौली का भी सही है। मौली का मेरे पास है, एक बार। मौली का ठीक है। वंशिका का मेरा एक गलत है, ये कह रहा है कौन? हर्षिस कह रही है मेरा एक गलत है। हर्षिस गलती होपफुली आपको समझ आ गई हो। मान्य बेटा तेरे सारे एक आधे में दिक्कत है, देखियो बाकी सही चल रहा था तेरा। मान्य देखो क्लियर हो गया कहाँ गलती हुई है तेरे से? सर देखो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, एक और बार एक्सप्लेन कर। देख मेरी बात सुन, तुझे ऐसे समझना है कि ये 11 है और ये 10 है, तो या तो 12 के अंदर हो। क्या 12 के अंदर है ये हाँ बता है बेटा। ये 12 के अंदर है ना, तो ये तो करंट लायबिलिटी है, बात खत्म। तुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या ये 12 के अंदर है? नहीं नहीं। ये मिट्टी क्या क्या हो गया इसको? 17 था नहीं? हाँ 17 महीने, तो ये 12 के अंदर नहीं है, लेकिन ये 13 के अंदर भी नहीं है, तो ये नॉन करंट। अब आई समझ? मतलब उससे भी कंपेयर हाँ उससे भी 2 से करना है। देखिए 7 है, ये तो 12 के अंदर है, बात ही खत्म, करंट लायबिलिटी। ये 12 के अंदर भी नहीं है और ये 15 के अंदर भी नहीं है, तो नॉन करंट। ये 12 के अंदर भले ही नहीं है, लेकिन ये 24 के अंदर तो है, तो करंट लायबिलिटी। बोल क्लियर हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है। ये छोटे से बच्चे की फोटो किसने लगाई हुई है? ये भाविक है क्या? भाविक, हाँ भाविक का। भाविक तेरे से एक गलती हुई है लास्ट में, तो अपनी गलती समझ गया? हाँ जी सर। ठीक है। अमन का सारा सही है, कोई बात नहीं। मान्या की फ्रेंड ने आंसर नहीं भेजा। शी इज हियर। हेलो, चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हमारा खत्म हो गया ना, और कुछ बचा तो नहीं ना इस पीडीएफ में? ये देख रहा हूँ मैं बस, ये सब हमें करना है बाद में, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमारा एक पीडीएफ खत्म हुआ, हमें 2 करने थे आज।
ठीक है जी। हाँ भाई, सबसे पहले हम आपको जो अभी सिखा रहे हैं, जो पेपर में का पक्का आती है नॉर्मली, क्या है, ऐसा पूरा ही नहीं है पागल। देखो सर क्लास कब तक है? भाई, दो ऑप्शन है, या तो मैं अभी एक चैप्टर और खत्म कराऊं ये वाला, और ये, या इसकी क्लास अभी एक चैप्टर तो मैंने खत्म करा ही दिया। तुम कहोगे कि नहीं सर ये अभी मत कराओ, तो मैं नहीं कराऊंगा। तुम बताओगे वो तो कराऊं ना। ये आपने बीएसटी का कहा था ना कि लाइक 5 to 6 तो तुमने मुझे बोला नहीं ना कि तुम जा रही हो टेस्ट देने। नहीं, तो वो तो मोस्टली बच्चे नहीं गए, तो मुझे लगा कि नहीं दिया समझी, था। मेरी बात नहीं समझी। मैंने ये मैसेज किया था कि जो बच्चे 5 बजे जाएंगे मुझे बताओ, ठीक है। अब किसी ने बोला ही नहीं, रिदम ने बोला बस, रिदम के अलावा किसी ने बोला ही नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा? टेस्ट लेने तो मैं नहीं जाना था, मैं जाऊंगा कैसे? नहीं समझे? या तो तुम मुझे बोलती कि भाई सर मैं जाऊंगी टेस्ट देने, तो मैं 5 बजे तक सब कुछ खत्म कर देता। तो मेरे को तो यही है ना कि तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, तो इसका मतलब तुम नहीं जा रही हो, ठीक है ना। मैंने कल कहा था आपको वैसे। कहा तो था बेटा कि मैंने मैसेज किया था बाद में कि कौन कौन कल 5 बजे चला जाएगा, मुझे बता दो, इफ यू रिमेम्बर। आया याद? चलो अब देखो, अब मैं आपको पहले सिखा रहा हूं कि कॉमन साइज मैं काम कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ और दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ।